These my dollars make it hurt. हाय 11th वेलकम टू पढ़ले 11th जेई नीट। मैं नेही जैन। अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। अपन एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर पे हैं, अपन अपने लेवल 3 पे हैं और आज अपन अपना ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ाने वाले हैं। आज अपन जेई लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें, उस नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंचने वाले हैं। मैं जब भी इस स्लाइड को देखती हूँ, मैं जब भी इस पेज को देखती हूँ, तो मुझे मेरे कॉलेज के एंड सेमेस्टर्स की याद आती है और मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आप इंस्टाग्राम पे parle.in का जो हैंडल है, जो हमारा ऑफिशियल हैंडल है, उधर कोई भी अपडेट्स, अनाउंसमेंट्स और टेस्ट सीरीज़ के फीचर्स वगैरह मिस ना करने के लिए आप उस पेज को विज़िट कर लीजिए, उस पेज को फॉलो ही कर लीजिए। पढ़ले 11th जेई नीट का एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे जो भी DPP होती है या टेस्ट सीरीज़ का अनाउंसमेंट होता है या ऐसा कुछ भी होता है, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले होता है और वहाँ पे आप अपने डाउट्स भी हम तक पहुँचवा सकते हैं। तो दैट वुड बी रियली सॉर्टेड एंड हेल्पफुल फॉर योर डाउट्स। उसके बाद जो अपने नोट्स हैं, जो मैं आपको नोट्स रेफ़र करके पढ़ा रही हूँ, जो आप इधर की स्लाइड से नोट्स बना रहे होंगे हैंड इन हैंड, तो उन नोट्स के रेफरेंस मटेरियल के लिए हम जो आपको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, वो हम parle.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, चैप्टर ख़त्म होने के बाद सारे के सारे नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो वो बस आपके लिए एक रेफरेंस मटेरियल है, उसको आप अपनी एग्ज़ाम्स के लिए रेफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पिछली क्लास में एंगल मेजरमेंट पढ़ लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ तो हमने जो 10th तक पढ़ रखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ तो वही होते हैं। हमने हमारी 10th को रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर लिया था, कुछ नए कंसेप्ट्स बिल्ड कर लिए थे। आज हम सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स देखने वाले हैं और डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ईजी पार्ट है, इसे हम बाद में देखने वाले हैं। तो ये एनसीईआरटी का ऑर्डर है, पर मैं ये पहले बताना चाहूँगी ताकि जो जेई वाले क्वेश्चंस हैं या हमको जो क्लास में जिस कोचिंग में जिस ऑर्डर से करवाया था, मैं वो ऑर्डर फॉलो करना चाहूँगी। तो आज हम पहले देखेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। उससे पहले हम लास्ट क्लास रिवाइज कर लेते हैं। याद रखने के पॉइंट्स में एक और बार गिनवा रही हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कौन से पॉइंट्स को स्टार मार्क करना है, कौन से पॉइंट्स पे IMP पॉइंट्स लिखना है, वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है कि पाई रेडियंस 180 डिग्रीज़ के बराबर होते हैं। ठीक है, पाई रेडियंस, रेडियन का एक सिंबल ये भी है सुपरस्क्रिप्ट में C, 180 डिग्रीज़ के बराबर होते हैं। यह आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जब तक आपको ये कन्वर्जन याद है, तब तक कभी भी इनकन्वीनियंट टर्म नहीं लगेगी रेडियंस। फिर हमने जो सेकंड पॉइंट देखा था, जो हमने एक तरीका याद किया था एंगल्स को डिराइव, एंगल्स से आउटपुट डिराइव करने का, उसको मैंने इस पूरे से ग्राफ में थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है, तो ये समझने की कोशिश करना। इधर से मैं अपना एंगल स्टार्ट कर रही हूँ 0, ये आई मैं π/2 या फिर 90 डिग्री पर, यहाँ आई मैं पाई पर या 180 डिग्री पर, ये है 3π/2 या फिर 270 डिग्री। अब इधर जाती हूँ मैं 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, फिर इधर 4π, 9π/2, 5π, 11π/2 और इधर आगे जाऊँगी तो क्या आएगा 6π। ठीक है, तो ऐसे हमारा पूरा का पूरा साइकिल एंगल का चलते जाता है। तो ये जो हमारी एक्सिसेस हैं, वो असली में एंगल्स डिनोट कर रही है। ठीक है, तो ये है हमारे एंगल्स और ये पूरी नंबर लाइन पे आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरीके से हम हमारे एंगल्स को स्टडी करते हैं और मानते हैं। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें 0 से π/2 भी लाई करता है, 2π से 5π/2 भी लाई करता है, 4π से 9π/2 भी लाई करता है, 6π से 13π/2 भी लाई करता है और ऐसे ही आगे चलते जाएगा। इसका मतलब सेम क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो हमें जो भी एंगल मिले, बड़े से बड़ा एंगल, हमें उसे रिड्यूस करके ये देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में
लाई करता है। अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये देखने के बाद हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का साइन पॉजिटिव होता है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और साइन का साथी कोसेक, इन दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन पॉजिटिव होता है। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टैन, टैन का साथी कॉट, इन दोनों का साइन पॉजिटिव होता है। और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस और कॉस का साथी सेक, इन दोनों का साइन पॉजिटिव होता है। मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में है उसके बेसिस पे उसका साइन डिफाइन होता है, उसके बेसिस पे हम उसका साइन जज करते हैं। अब जब हम एंगल्स में सम या डिफरेंस लगा रहे हैं, जब हम एंगल्स में सम या फिर डिफरेंस लगा रहे हैं, मतलब हम एक एंगल है सपोज थीटा, उसमें 2 पाई ऐड कर रहे हैं या 3 पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या 5 पाई बाय 2 ऐड कर रहे हैं। ऐसे जब हम एंगल्स पे ऑपरेशन लगाते हैं तो दो बेसिक चीज़ें हैं। जब भी हम n पाई को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई और ऐसे हमारी लाइन चलती जाएगी। मतलब बेसिकली n पाई फॉर्मेट के एंगल को जब हम थीटा में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसका एंगल है n पाई प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा, मतलब जब भी हम इस एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, जब भी हम इस एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, कौन सी एक्सिस? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं जब भी हम, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में नो चेंज, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। मतलब जब भी n पाई फॉर्मेट का है, मतलब बेसिकली इस एक्सिस का है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। और जब हम इस एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2, 17 पाई बाय 2, 19 पाई बाय 2, मतलब कि जब भी हम 2n-1 पाई बाय 2 फॉर्मेट के एंगल में थीटा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, मतलब 2n-1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा का हमें चाहिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, एग्जाम्पल साइन ले लिया मैंने यहाँ पर, तो हम इस एक्सिस को क्रॉस करेंगे, 2n-1 पाई बाय 2, मतलब हम इस एक्सिस को क्रॉस करेंगे, तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज नहीं होगा। जब भी हम इस एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज नहीं होगा, सॉरी वो चेंज होगा जब भी हम वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। तो वो साइन का बन जाएगा कॉस, वाइस वर्सा कॉस का बन जाएगा साइन, टैन का बन जाएगा कॉट, वाइस वर्सा कॉट का बन जाएगा टैन, सेक का बन जाएगा कोसेक, वाइस वर्सा कोसेक का बन जाएगा सेक। तो क्या समझ आया? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में चेंज कब आएगा? जब हम वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस करेंगे, मतलब 2n-1 पाई बाय 2 फॉर्मेट के किसी एंगल में x को, थीटा को या किसी भी वेरिएबल एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये था हमारा दो चीज़ें, दो कंसेप्ट जो हमने पिछली क्लास में सीखे थे। हमने जो दो कंसेप्ट थे उनको यूज़ करके इन एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड भी करे थे। ठीक है, इन एंगल्स के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड भी करे थे। हमने कैसे फाइंड करा था? जब भी हम पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा ये कर रहे थे तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज किया था। और जब भी हम पाई प्लस माइनस थीटा, मतलब एक्स, थीटा एक्स दोनों वेरिएबल्स ही हैं, तो पाई प्लस माइनस एक्स, 2 पाई प्लस माइनस एक्स या फिर प्लस माइनस एक्स, तो जब हमने इन चीज़ों के साथ डील किया था तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा या नहीं होगा वो देखा था हमने, और फिर हमने ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो समझा था। जैसे माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सॉरी ये भी थर्ड, ये फोर्थ,
ये फोर्थ और ये फिर से फर्स्ट। तो हमने क्वाड्रेंट्स को समझकर, हमने एंगल्स का फॉर्मेट समझकर इन चारों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज किया था और इन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं किया था। ठीक है, तो हमने एंगल्स के क्वाड्रेंट को समझा और हमने कौन से फॉर्मेट का एंगल है वो समझा। उसके बाद हमने ये 9 चीज़ें पिछली क्लास में डिराइव करी थी। अब आज हम ये 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम ये 4 सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मतलब जब मेरा जो सेकेंड एंगल है वो भी वेरिएबल है, मतलब x प्लस वाई दोनों एंगल वेरिएबल हैं, या फिर 2x या फिर 3x। तो जब ये सारे के सारे एंगल्स वेरिएबल हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या कोई फॉर्मूला बनाएंगे जो हमें याद रखना है, वो हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। उससे पहले मैंने कल की क्लास में एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी या फिर एक एडिशनल पॉइंट लिखवाया था, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, मैंने पीरियोडिक फंक्शन करके एक हेडिंग लिखवाई थी आखिरी में, जिसमें हमने कंक्लूजन लिखा था कि साइन थीटा या x और कॉस x का पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है, तो मैंने ये भी सवाल पूछा था जाते जाते कि क्या tan x और बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, मतलब cosec x, sec x और cot x, इनका जो पीरियड है ये आप लोग नोटिस करके बता सकते हैं क्या, ये आप लोग ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं क्या, ढूंढ सकते हैं क्या। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, जैसे हमने उसका ढूंढने की कोशिश करी थी वैसे ही हम इनका भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमने साइन का कैसे ढूंढा था, सबसे पहले हमने लिखा साइन x। हमने देखा कि पाई बढ़ाने पे या पाई/2 बढ़ाने पे इसका क्या आंसर आता है, तो इसका आंसर आ गया cos x। हमने देखा पाई बढ़ाने पे इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर आ गया माइनस साइन x। हमने देखा कि 3π/2 बढ़ाने पे इसका कैसा आंसर आता है, तो इसका आंसर आ गया cos x। फिर हमने देखा कि 2π बढ़ाने पे इसका कैसा आंसर आता है, तो इसका आंसर आ गया साइन x। मतलब जब मैंने साइन में 2π ऐड कर दिया तो वो x के ही बराबर था। फिर अगर मैं फिर से 2π ऐड कर दूं तो वो फिर से इसके ही बराबर हो जाता है। इसका मतलब जो मेरा साइन थीटा है उसका एंगल जब 2π ऐड करते हैं तो साइन वही आंसर देता है, मतलब 0, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π। मेरा जो साइन है वो इन सारे एंगल्स पे सेम आंसर देता है, मतलब यहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है। कोई साइन थीटा है, उसको मैंने अगर थीटा को 2π प्लस थीटा रख दिया तो भी मेरा आंसर वही आएगा। मतलब साइन में 2π ऐड करने से वो फंक्शन खुद को रिपीट करता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो खुद को रिपीट करता है। साइन थीटा, साइन 2π प्लस थीटा का आंसर सेम होगा, मतलब 2π ऐड करने से साइन थीटा अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, वो वही वैल्यू दे रहा है जो उसने साइन थीटा पर दी थी। साइन 2π प्लस थीटा पर वो वही वैल्यू दे रहा है जो उसने साइन थीटा पर दी थी। यही ऑब्जर्वेशन हमने कॉस के साथ भी किया और हमें पता चला कॉस का पीरियड भी 2π है। अब मैं टैन के साथ करके देखती हूँ। टैन थीटा, फिर टैन ऑफ π/2 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, फिर टैन ऑफ पाई प्लस थीटा होता है टैन थीटा। क्या मैं बोल सकती हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ पाई प्लस थीटा, फिर टैन ऑफ पाई प्लस थीटा
इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। और ऐसे ही ये साइकिल चलती जाएगी। जैसे साइन में 2 पाई 4 पाई 6 पाई था, वैसे tan में 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई होगा। मतलब इसका जो इंटरवल है जिस पे ये खुद को रिपीट करना चालू कर देता है वो पाई के बराबर है। ये 0 पे सेम है, उसके बाद पाई पे सेम है, 2 पाई पे सेम है, 3 पाई पे सेम है, 4 पाई पे सेम है, 5 पाई पे सेम है। मतलब ये इतने इतने से इंटरवल में खुद को रिपीट कर रहा है। साइन थीटा 2 पाई के इंटरवल में खुद को रिपीट कर रहा था, ये तो पाई के इंटरवल में ही खुद को रिपीट कर रहा है। तो पीरियोडिक फंक्शन का जो पीरियड होता है, मतलब वो इंटरवल ऑफ x, वो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ x। स्मॉलेस्ट वर्ड यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो tan है वो 2 पाई के बाद भी तो खुद को रिपीट कर रहा है, वो 3 पाई के बाद भी खुद को रिपीट कर रहा है, वो 4 पाई के बाद भी खुद को रिपीट कर रहा है और 5 पाई के बाद भी खुद को रिपीट कर रहा है। मतलब अगर tan थीटा tan पाई प्लस थीटा के बराबर है और tan पाई प्लस थीटा tan 2 पाई प्लस थीटा के बराबर है, इसका मतलब tan थीटा tan 2 पाई प्लस थीटा के बराबर भी तो हुआ। a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, हेंस a इज इक्वल टू c। तो tan थीटा तो tan 2 पाई प्लस थीटा के बराबर भी होता है। हम करके भी देख सकते हैं। tan 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा नहीं, तो tan 2 पाई प्लस थीटा का आंसर आ गया tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा tan 2 पाई प्लस थीटा के बराबर भी होता है। तो क्या इसका इंटरवल मैं 2 पाई बोलने लग जाऊंगी? क्या इसका पीरियड मैं 2 पाई बोलने लग जाऊंगी? नहीं, क्योंकि पीरियड वो होता है जो x का स्मॉलेस्ट इंटरवल होता है जिसके बाद फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ। रिपीट्स इटसेल्फ का मतलब क्या होता है? आंसर रिपीट करना, आंसर सेम आना, या फिर आंसर सेम आना। ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ x जिसके बाद उस फंक्शन का आंसर सेम आने लग जाए, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर सेम आने लग जाए, वो कहलाता है पीरियड। तो भाई हम सबके पीरियड लिख के देख लेते हैं। साइन थीटा का क्या पीरियड था? 2 पाई। कॉस थीटा का क्या पीरियड था? 2 पाई। कोसेक थीटा का क्या पीरियड होगा? कोसेक थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा, ये सब निकाल के देखो तो कोसेक थीटा का पीरियड आएगा 2 पाई और उसी हिसाब से सेक थीटा का पीरियड आएगा 2 पाई। पर जो tan थीटा है और tan थीटा का साथ ही cot थीटा है, इन दोनों के पीरियड आते हैं पाई और पाई। तो ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनका पीरियड है 2 पाई और ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनका पीरियड है पाई। ठीक है, तो ये है हमारा पीरियड। पीरियड होता है स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ x आफ्टर विच फंक्शन बिहेव्स पीरियोडिकली। बिहेव्स पीरियोडिकली का मतलब है, पीरियोडिकली क्या होता है? एक सर्टेन पीरियड के बाद वही सेम चीज़ होना। पीरियोडिकली मेरे साथ ऐसा होता है, इसका मतलब एक फ्रीक्वेंट टाइम के बाद, एक फ्रीक्वेंसी में मेरे साथ वही चीज़ बार बार हो रही है। तो पीरियोडिकली अगर कोई फंक्शन हो, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिकली अपनी वैल्यूज़ दे रहा है, मतलब वो एक एक पीरियड के बाद सेम सेम वैल्यूज़ देना चालू कर रहा है, तो वो जो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ x है जिसके बाद वो पीरियोडिक बिहेव कर रहा है, जिसके बाद से वो सेम आंसर देना चालू कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पीरियड। तो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ x आफ्टर विच फंक्शन रिपीट्स इज पीरियड।
तो ये मैंने आपको समझा दिया कि पीरियड होता क्या है। अब इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस मिल सकती है, मतलब जो भी आप बुक रेफ़र कर रहे होगे उसमें अगर इसकी कोई डेफिनेशन लिखी हुई है जो थोड़ी सी अलग है तो भी इसका बेसिक मतलब ये होता है, और अगर आप उस डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे तो भी इसका बेसिक मतलब यही निकलेगा। ये अपन ने ऑब्जर्वेशन से अभी डिराइव कर लिया, ये डोमेन और रेंज में फिर से कवर होगा, ये डोमेन और रेंज का पार्ट है, ठीक है। बट अभी अपन ने ऑब्जर्व करके इसे यहाँ पे कंक्लूड कर लिया, यहाँ पे इसे समराइज कर लिया। तो आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करने से पहले, कुछ नया सीखने से पहले अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे अपना पिछला टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और हमें एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट्स आ रहे होंगे, एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करने को कह दिया था पिछली क्लास में, और वो इसलिए कहा था ताकि अब अगर मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगी, जो 2-3 क्वेश्चंस ही मैं प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के कंसेप्ट कवर होने वाले हैं। अभी तक अपन ने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के कंसेप्ट सारे पढ़ लिए हैं, अब मैं 4 क्वेश्चन करा दूंगी, तो उससे अगर आपको कोई डाउट्स रहे होंगे या अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं करी होगी या आपको पहली बार में कुछ चीज़ें नहीं समझ आई होंगी या नहीं खुद से बनी होंगी, तो अब जब मैं बताऊंगी तो आप ज़्यादा अटेंटिवली उसे कर पाएंगे और ज़्यादा सीख पाएंगे। इसलिए एक बार अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया हो ऑलरेडी तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, बाकी अगर नहीं किया है तो आज की क्लास के बाद आप कर लीजिएगा। तो 240 डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करके बताइए। आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? जो मैंने पहला पॉइंट सीखा था क्लास में मुझे वो यूज़ करना चाहिए। 180 डिग्रीज़ होता है पाई रेडियन। इसको अगर मैं यूज़ करती हूँ और मैं यूनिटरी मेथड लगाती हूँ तो मैं ऐसा लिखूँगी, ये होता है 63 ज़ा, ये होता है 64 ज़ा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4π/3। मतलब मैंने बस जो मेरा ये वाला पॉइंट था इसे यूज़ करके एंगल को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो मैंने कन्वर्जन सीखा ये आगे मुझे कैसे काम आने वाला है। जब भी मुझे कोई क्वेश्चन डिग्री में दिया होगा और मुझे रेडियन में सॉल्व करने में आसानी हो रही होगी तो मैं कन्वर्ट कर लूँगी, या फिर अगर आप डिग्री के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं रेडियन अच्छे से समझने के बावजूद, तो आप इसे जब भी रेडियन में कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लें। इसलिए ये कन्वर्जन्स जो फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो आने चाहिए। हम दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। 5π/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए। फिर से मैं क्या यूज़ करूँगी, पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़, तो 5π/3 रेडियन कितने डिग्रीज़ होता है। मैं कहीं RAD लिख रही हूँ, कहीं रेडियन पूरा लिखूँगी, कहीं बस सुपरस्क्रिप्ट में C लिख रही हूँ, ताकि आपको सारे के सारे जो डिनोट करने के तरीके हैं वो क्लियर रहें और कभी किसी क्वेश्चन में कुछ आ जाता है तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसे मैं लिखूँगी 5π/3 इंटू 180 अपॉन पाई। ये कितना हो जाता है, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 300 डिग्रीज़। मतलब 300 डिग्रीज़ होता है 5π/3 रेडियंस। तो हमने दोनों तरह के कन्वर्जन करके देख लिए, और ये बस इसीलिए किया हमने ताकि हमें आगे किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत हो तो हमें आता हो, हमें आसानी रहे। मतलब जो भी हम इनिशियली सीख रहे हैं ये किन्हीं भी बड़े क्वेश्चंस का छोटा मोटा पार्ट है जो हमें आगे कंसेप्ट यूज़ करने आने चाहिए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। हमें गिवन है sin थीटा इज इक्वल टू -3/5 वेयर थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बोला है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमने 10th स्टैंडर्ड तक ऐसे क्वेश्चंस तो किए हैं, पर तब हमें बस sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 जितना दिया होता था। हमें पॉजिटिव नेगेटिव तब नहीं आता था। पॉजिटिव नेगेटिव हमने इधर सीखा है, हमने 11th में सीखा है पॉजिटिव नेगेटिव। तो अपन ने पॉजिटिव नेगेटिव सीखा कैसे कि जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उनमें साइंस डिफाइंड होते हैं। मतलब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या साइन होगा वो डिफाइन किया हुआ होता है। पर किसी भी क्वाड्रेंट से
क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यू में फ़र्क पड़ता है? नहीं, मतलब साइन थीटा की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू होता है मॉड्यूलस आंसर, मतलब जो भी हमारा आंसर है उसको मॉड्यूलस में डाल दो, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हमेशा एक पॉजिटिव आंसर आएगा। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 5। कैसे? -5 का मॉड्यूलस ले लिया अपन ने, मॉड ले लिया, मॉड मॉड्यूलस एक ही चीज़ होती है, तो आंसर आ गया 5। मतलब जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हो, आपका आंसर आ रहा हो -10, तो आप आंसर रिपोर्ट क्या करोगे? +10। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, या फिर उसकी जो भी वैल्यू है साइन हटाने के बाद वो क्या है, मतलब उसका मॉड्यूलस क्या है। तो साइन थीटा की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो तो 3/5 है, और जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम डिराइव करते थे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के वो लगाकर, पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज़ कर कर, तो वो तो हम वैल्यू डिराइव करते थे उसकी, वो तो हम वैल्यू सॉल्व करते थे ना पिछले साल तक। मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है और दूसरा पूछा है, तो मैं वैल्यूज़ यूज़ करती थी और आंसर निकाल लेती थी। तब तक साइन इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, और अभी भी साइन क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है सीधे सीधे। तो मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले हम इस साइन को भूल जाते हैं और हम साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 के लिए आंसर निकाल लेते हैं, जैसे हमने पिछले साल तक निकाला था। तो मैं बना लेती हूँ एक ट्रायंगल। ये है मेरा थीटा, जिसके करस्पॉन्डिंग ये होगी 3 यूनिट की साइड, ये होगी 5 यूनिट की साइड, और ये तो सबसे इजी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इसलिए ये होगी 4 यूनिट की साइड। इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं हाइपोटेनस, और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यूज़ करके मुझे पता है कि कॉस थीटा होता है 4/5, टैन थीटा होता है 3/4, कोसेक थीटा होता है 5/3, सेक थीटा होता है 5/4, और कॉट थीटा होता है 4/3। तो ये तो हमने क्या निकाली? ये हमने निकाली एब्सोल्यूट वैल्यूज़। और हमने इस क्वेश्चन में कौन सा पार्ट छोड़ रखा था? ये माइनस साइन को भूल गए थे हम, मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है इस बात को हम भूल गए थे। इस बात को हमने अभी के लिए साइडलाइन कर दिया था, साइड पे रख दिया था। तो अब हम इस बात को उठाते हैं और समझते हैं कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो अगर ये नहीं देते कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें कभी ये पता नहीं चलता कि साइन थीटा नेगेटिव है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। इसलिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट वाले जो आंसर्स हैं, मतलब वहाँ पर पॉजिटिव रहने वाले जो आंसर्स हैं, उनको एकदम प्रिसाइजली नहीं बता पाते। मतलब अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है तो मेरा साइन थीटा तो नेगेटिव ही होगा, क्वेश्चन में दिया है। मेरा कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, टैन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कोसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ये मेरा आंसर आ गया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब मैं ये कह रही थी कि अगर ये थर्ड की जगह फोर्थ दिया होता, क्योंकि साइन थीटा तो फोर्थ में भी नेगेटिव होता है, तो मेरा साइन थीटा तो फोर्थ में भी नेगेटिव होता, कॉस थीटा फोर्थ में पॉजिटिव होता, टैन थीटा फोर्थ में नेगेटिव होता, कोसेक थीटा फोर्थ में नेगेटिव होता, सेक थीटा फोर्थ में क्या होता? पॉजिटिव, और कॉट थीटा नेगेटिव होता। तो मेरे थर्ड और फोर्थ में कौन से आंसर्स चेंज हुए? कॉस और टैन वाले आंसर्स, सेक और कॉट वाले आंसर्स चेंज हो गए। इसीलिए इंपॉर्टेंट था ये बताना कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अगर सिर्फ साइन थीटा -3/5 देते तो हम कॉस, टैन, सेक और कॉट इनके साइन बहुत प्रिसाइजली, बहुत एक्यूरेटली नहीं बता पाते। या तो प्लस भी हो सकते थे या माइनस भी हो सकते थे। तो क्या सीखा? सबसे पहले हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका कोई नया कंसेप्ट नहीं आया है, उसके लिए हमने कुछ भी और नहीं सीखा है। एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम जैसे पिछले साल तक निकालते थे, हमें वैसे ही निकालनी आनी चाहिए। और उसके बाद इस साल हमने साइन सीखे हैं जो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करते हैं। तो हमने क्वाड्रेंट्स के हिसाब से जो हमने ASTC पढ़ा था उस हिसाब से सबको साइंस अलॉट कर दिए।
ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी अब आपसे हो जाने चाहिए। अब क्वेश्चन है कि tan ऑफ -480 डिग्री हमें फाइंड करना है। tan ऑफ -480 डिग्री हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे tan ऑफ -x इज इक्वल टू -tan x। ठीक है, क्योंकि हमें tan ऑफ -30 डिग्री नहीं आता है ना, हमें तो tan ऑफ 30 डिग्री आता है, इसलिए तो हमें माइनस के साथ क्या करना है हमने वो सीखा। तो tan ऑफ -30 डिग्री हम क्या करेंगे, -tan 30 डिग्री, मतलब -1/√3। तो इसीलिए क्योंकि हमें जो दिया है माइनस साइन अंदर, उसके साथ कुछ करते नहीं आता है, इसलिए हम सबसे पहले माइनस साइन को निकाल देंगे बाहर। अब इतने बड़े एंगल की तो हम वैल्यूज़ याद रखेंगे नहीं, इतने बड़े एंगल की तो हम वैल्यूज़ याद रखेंगे नहीं, तो इतने बड़े एंगल को छोटा कैसे करना है ये हमें सीखना ज़रूरी है। तो हमने ये देखा था कि पाई प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स, ऐसे फॉर्म में हमने एंगल्स को जब लिख दिया था तो उसके बाद हमने उनको रिड्यूस कर लिया था सिंपलर फॉर्म में। मतलब tan ऑफ पाई प्लस एक्स tan x होता है। मतलब इससे अगर मैं ऐसे किसी फॉर्मेट में लिख दूं कि मेरा समथिंग प्लस x बन जाए और x हो 0 से लेके 90 डिग्रीज के बीच में, तो मैं अपना आंसर ले आऊँगी tan ऑफ 0 से लेके 90, मतलब कॉट या फिर tan ऑफ 0 से लेके 90 के बीच का कोई एंगल होगा उनका आर्ग्यूमेंट, या उनके आर्ग्यूमेंट मतलब जो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में एंगल। तो इस फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो जब मैं 0 से 90 के बीच में कुछ ले आती हूँ तो मैं उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं इस 480 को दो टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँगी, पहला टर्म प्लस माइनस दूसरा टर्म, और जो मेरा दूसरा टर्म होगा यानी कि x वो होना चाहिए 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो मैं इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले देखती हूँ 180 डिग्रीज या फिर पाई रेडियंस, इसको मैं कौन से मल्टीप्लाई करूं कि वो 480 के सबसे करीब हो। मतलब 180 इंटू 2 तो होता है 360, 480 360 से बड़ा है। अब 180 इंटू 3 होता है 540, 480 540 से छोटा है। अब 480 360 से कितना बड़ा है, 120 डिग्रीज बड़ा है, और 480 540 से कितना कम है, 60 डिग्रीज कम है। ठीक है, ये एडिशनल पार्ट लिखा है मैंने उसको 480 के बराबर बनाने के लिए। तो या तो अब मैं जो 2π यानी कि 2 इंटू 180 डिग्री और 3π यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री के बीच में जो ये वाला एंगल आता है, जो वर्टिकल एक्सिस पे एंगल आता है, उसमें 30 डिग्री ऐड करके इसको लिखूं, या फिर मैं जो 3π है मतलब 540 डिग्रीज है, 3π रेडियंस या फिर 540 डिग्रीज, उसमें से 60 सब्ट्रैक्ट करके इसको लिख दूं। तो मैं तो चूज़ करती हूँ सब्ट्रैक्ट करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों तरीक़ों से आंसर लाया जा सकता है। इसे मैं अगर लिख देती हूँ 540 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, रेडियन में कन्वर्ट कर लें अगर तो ये हो जाएगा 3π माइनस π/3। मतलब हमने लिख दिया -tan 3π माइनस x, जिसमें मेरा x क्या है 60 डिग्रीज है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, अब 3π किधर लाई करता है, ये है 0, ये है पाई, ये है 2π, फिर इधर आता है 3π। मतलब 3π मेरा इस एक्सिस पे लाई करता है, इस जगह पर लाई करता है, और 3π माइनस एक्स मतलब इधर, तो 3π माइनस एक्स आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 3π माइनस एक्स अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, वहाँ पे tan की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव बाहर था ही सही, एक और नेगेटिव 3π में, मतलब nπ फॉर्मेट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, तो tan का रहेगा tan और x एज इट इज़। मतलब tan ऑफ 3π माइनस एक्स का आंसर आ गया माइनस tan x, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर था ही सही, इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस tan x, और मेरा x क्या था 60 डिग्रीज। इसका मतलब tan ऑफ 60 डिग्रीज इज़ माई आंसर विच इज़ √3। तो इस
क्वेश्चन का मतलब tan ऑफ -480 डिग्री, tan ऑफ -480 डिग्री, इतना बड़ा एंगल जिसकी वैल्यूज़ याद नहीं होनी चाहिए या याद नहीं हो सकती, याद नहीं करनी भी है, उनका आंसर हम ऐसे उसे दो पार्ट्स में, दो टर्म्स में तोड़कर ऐसे ला सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम 2n-1 π/2 या फिर n पाई इस फॉर्मेट का पहला टर्म रख लें। जब हम दो टर्म्स में उसे तोड़ रहे हैं तो जो पहला टर्म हो वो या तो 2n-1 π/2 फॉर्मेट का हो या फिर n पाई फॉर्मेट का हो, और जो दूसरा टर्म हो यानी कि x या फिर थीटा या कोई भी वेरिएबल टर्म वो 0 से लेके 90 डिग्रीज के बीच में हो, या फिर 0 रेडियन से लेके π/2 रेडियन के बीच में हो, क्योंकि यहाँ तक की वैल्यूज़ हमने पिछले साल तक याद करके रखी थी और कोई वैल्यूज़ हमें याद नहीं करनी है, हमें बस उन वैल्यूज़ तक पहुँचना आना चाहिए। तो इस साल हमने बस उन वैल्यूज़ तक किसी भी बड़े एंगल को पहुँचाना कैसे है ये देखा है, और फिर हमें वही वैल्यूज़ जो पिछले साल हमने एक टेबल याद करी थी वही टेबल को यूज़ करके इसे स्मॉलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके tan ऑफ x, sec ऑफ x, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, आगे प्लस माइनस साइन हो सकता है, जिसका आर्ग्यूमेंट है, जिसका एंगल है 0 से लेके π/2 रेडियंस के बीच में कुछ भी, तो इसका आंसर तो प्लस माइनस, और पिछले साल जो हमने आंसर सीखे थे, पिछले साल जो हमने वैल्यू सीखी थी उनके बीच में से कुछ भी हो सकता है। तो बस ये वाला जो पार्ट है वो हमें याद रखना है और उससे हमारे आंसर्स आ जाएंगे। जैसे कि अभी हमने tan ऑफ -480 डिग्री निकाल लिया। अब मैं आज की क्लास के साथ स्टार्ट करती हूँ। हमें x + y, x - y, 2x और 3x, ये 4 एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ सीखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ समझने हैं। तो सबसे पहले तो मैं साइन ऑफ x + y समझना चालू करती हूँ। यहाँ पे मेरा x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, मतलब हमने जो भी कंसेप्ट्स पढ़े थे कि कौन से क्वाड्रेंट में किसका क्या साइन होता है, या फिर कौन सा फॉर्मेट के एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होता है या नहीं होता है, वो इधर काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम फिर से इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हमें जो आता है हम उसे बनाते हैं। हम ये दोनों के दोनों एंगल्स बनाकर देखते हैं। तो मैं कह रही हूँ ये है मेरा एंगल x और ये है मेरा एंगल y। तो जो मेरा x + y एंगल है जो मुझे चाहिए वो तो ये पूरा का पूरा है, मतलब मेरा x + y एंगल इसके बराबर है। तो मैं x + y, मैं सारे के सारे ट्राइंगल्स को कंप्लीट कर लेती हूँ। हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखी ही ट्राइंगल से है, तो मैं जो तीनों अपने को एंगल्स की ज़रूरत है, x हमें पता है, y हमें पता है, और x + y के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हमें ज़रूरत है, तो मैं इनको कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि हमारे ये ट्राइंगल्स कंप्लीट दिखें। ये तो है मेरा x + y वाला ट्राइंगल कंप्लीट हुआ। इधर से अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ तो ये मेरा कौन सा ट्राइंगल कंप्लीट हुआ, ये मेरा y एंगल के करस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल था वो कंप्लीट हुआ। और इधर से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ तो ये मेरा x एंगल के करस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल था वो कंप्लीट हुआ। और एक एडिशनल कंस्ट्रक्शन में कर रही हूँ, इधर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ ताकि इधर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे मिल जाए। मैं लेबलिंग कर देती हूँ। ये तो है ओरिजिन, तो ये O होगा, ये है P, इसे मैं बोल देती हूँ Q, इसे मैं बोल देती हूँ R, ये पॉइंट मैं मान लेती हूँ N, और जो मैंने ये वाली साइड बनाई इसे मैं N से ही अगर गिरा लेती हूँ तो इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ M। अब
अब मैं एंगल्स भी देख लेती हूँ। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो ये हैं कुछ एंगल्स जिनकी मदद से हम चीज़ें डिराइव करेंगे। तो साइन x प्लस वाई क्या है इधर? साइन ऑफ x प्लस वाई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन ओ पी, पी क्यू अपॉन ओ पी। अब इसे मुझे किसी ना किसी तरीके से ब्रेक करना है ताकि मैं जो मेरा आंसर है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल x एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल y के फॉर्म में लिख पाऊँ। मुझे इसे किसी ना किसी तरीके से ब्रेक करना है ताकि मैं साइन ऑफ x प्लस वाई मतलब पी क्यू अपॉन ओ पी को कुछ ना कुछ करके सिंप्लीफाई कर सकूं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल x और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल y इनके टर्म्स में ब्रेक कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ 9th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड के लॉज यूज़ करके एंगल्स इक्वेट कर देती हूँ। मेरा जो ये एंगल है और मेरा जो ये एंगल है ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब कि ये जो z फॉर्म कर रहे हैं ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो अगर मेरा वो वाला एंगल x है तो मेरा ये एंगल भी x होगा। अब अगर ये एंगल x है तो ये एंगल होगा 90 माइनस एक्स, और ये एंगल 90 माइनस एक्स है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना बना? 90 माइनस 90 माइनस एक्स। मतलब मेरा जो ये एंगल है ये फिर से x हो गया, तो ये एंगल भी x है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या कर लिया? सबसे पहले तो कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लिए। मैंने इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया, मैंने इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद एक एडिशनल ये वाला कंस्ट्रक्शन किया। मतलब n पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और उसका नाम रख दिया r। और उसके बाद मैंने दो जगह अपने एंगल्स को, इस जगह और इस जगह, ये तीनों एंगल सेम हैं, ये ऑब्जर्व कर लिया और उन्हें सेम मार्क कर दिया। तो अब ये सब करने से हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब OP ये लाइन है और PQ ये लाइन है, तो PQ को तो मैं लिख सकती हूँ PR प्लस RQ, इसके अलावा और कुछ करने लायक दिख नहीं रहा है। तो PR को अगर मैं लिख देती हूँ PQ को मैं अगर लिख देती हूँ PR प्लस RQ, तो OP वही है OP। अब PR प्लस RQ अपॉन OP को मैं अलग अलग कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा PR अपॉन OP प्लस RQ अपॉन OP। तो ये है मेरी साइड PR, ये है OP, और ये है मेरी साइड RQ, और ये है OP। अब मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे इन रेशो को किसी और लेंथ से इक्वल करके किसी ऐसे रेशो में कन्वर्ट करना है ताकि वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बराबर हो, ताकि वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर निकले। तो मैं PR अपॉन OP में 1 का मल्टीप्लाई तो कर ही सकती हूँ। मतलब मैं PR अपॉन OP को इंटू 1 लिखूँ, या फिर मैं PN अपॉन PN लिख दूँ, और जो मेरा एडिशनल टर्म था RQ अपॉन OP उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी ON अपॉन ON लिख दूँ। अब जो मेरा RQ है, मतलब ये वाली लेंथ, ये MN लेंथ के बराबर है, तो इस RQ को मैं रिप्लेस कर देना चाहती हूँ MN से। मतलब PR अपॉन OP इंटू PN अपॉन PN प्लस MN अपॉन OP इंटू ON अपॉन ON। यहाँ तक ये बात समझ आती है? तो अब PR अपॉन PN एक टर्म, PR अपॉन PN क्या है? PR अपॉन PN, मतलब
पी आर अपॉन पी एन है कॉस ऑफ एक्स, और दूसरा टर्म बचता है पी एन अपॉन ओ पी। पी एन अपॉन ओ पी, पी एन अपॉन ओ पी, मतलब इस ट्रायंगल में पी एन अपॉन ओ पी एंगल y के लिए साइन के बराबर है। तो इसको तो मैं लिख देती हूँ cos x, इसको मैं लिख देती हूँ sin y। दूसरे में भी जब हम ऐसा करेंगे एम एन अपॉन ओ एन, एम एन अपॉन ओ एन साइन ऑफ एक्स के बराबर है, और ओ एन अपॉन ओ पी, ओ एन अपॉन ओ पी कॉस ऑफ वाई के बराबर है। मतलब एम एन अपॉन ओ एन इंटू ओ एन अपॉन ओ पी, इसे जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखूंगी तो ये बन जाएगा साइन एक्स, ये बन जाएगा कॉस वाई। तो ये क्या है? ये है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये हमने ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली डिराइव किया। ये हमने ग्राफ यूज़ किया जहाँ हमने तीनों एंगल्स बना लिए, तीनों एंगल्स के करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स बना लिए, और जो भी हमें रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन लगे या रिक्वायर्ड डिडक्शंस लगे वो यूज़ करके हमने इस आइडेंटिटी को डिराइव कर लिया। अब इसको यूज़ करके हम आगे और चीज़ें डिराइव कर लेते हैं। जैसे अब अगर मुझे साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डिराइव करना है तो x प्लस वाई के y को मैं माइनस वाई से रिप्लेस कर देती हूँ। मतलब साइन ऑफ x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई। तो मैं ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ कर सकती हूँ, पर मेरा आंसर आ जाएगा साइन x माइनस वाई के लिए। तो अब आप और मैं साथ में ये वाला पार्ट करके देखते हैं। रिप्लेस y with minus y in साइन ऑफ x प्लस वाई। मतलब साइन ऑफ x प्लस वाई के फॉर्मूले में मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दूं। मैं बस इतना सा कह रही हूँ। तो साइन ऑफ x प्लस माइनस वाई बन जाएगा साइन x कॉस ऑफ माइनस वाई प्लस कॉस x साइन ऑफ माइनस वाई। अब कॉस ऑफ माइनस वाई कितना होता है? मतलब साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, कॉस ऑफ माइनस वाई कितना होता है? वाई के अंदर अगर जो आर्ग्यूमेंट है, वाई के अंदर जो एंगल है वो नेगेटिव साइन का है, तो कॉस और सेक ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो साइन को डिसॉल्व कर लेते हैं, जो उस नेगेटिव को खा जाएंगे। मतलब कॉस ऑफ माइनस वाई कॉस वाई के ही बराबर होता है। तो ये बन गया साइन एक्स कॉस वाई। पर साइन ऑफ माइनस वाई तो माइनस साइन वाई होता है, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा कॉस एक्स साइन वाई। तो अब अगर मैं लिखूं जो मैंने अभी अभी डिराइव किया, तो उससे मैं लिखूंगी साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। मैंने साइन ऑफ एक्स प्लस वाई में साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई सीखा था, और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई में मैंने साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई सीखा। तो इन दोनों में पहले साइन का आर्ग्यूमेंट आता है पहले साइन का रेशियो आता है एक्स आर्ग्यूमेंट के साथ, फिर कॉस का रेशियो आता है वाई आर्ग्यूमेंट के साथ, फिर कॉस का रेशियो आता है एक्स और आर्ग्यूमेंट के साथ, और फिर साइन का रेशियो आता है वाई और आर्ग्यूमेंट के साथ। और इन दोनों टर्म्स के बीच में जो भी साइन होगा, मतलब पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन, ये डिपेंड करता है कि हम x प्लस वाई ढूंढ रहे हैं या x माइनस वाई ढूंढ रहे हैं।
तो हमने अभी अभी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई सीखा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई सीखा। अब मैं साइन ऑफ 2x देख लेती हूँ। 2x कैसे देखेंगे? x प्लस एक्स अगर मैं कर लेती हूँ तो वो तो 2x हो जाएगा। मतलब मुझे y को रिप्लेस करना है x से। तो अब अगर मैं लिख रही हूँ साइन ऑफ x प्लस एक्स, तो वो क्या होगा? साइन x कॉस x प्लस साइन x कॉस x, मतलब 2 साइन x कॉस x। तो मेरा आंसर आया साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। ये सीख ली मैंने साइन के लिए थर्ड मतलब कि एक तीसरे तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए, एक तीसरे तरह के एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विच इज साइन ऑफ 2x। अब मैं सीखती हूँ कॉस ऑफ x प्लस वाई। अब अगर कॉस ऑफ x प्लस वाई निकालना है, या उससे पहले कॉस ऑफ x माइनस वाई से स्टार्ट करना ज़्यादा इजी होगा। कॉस ऑफ x माइनस वाई करके देखते हैं। If I replace x with pi by 2 minus x in sin of x plus y, मैं क्या कह रही हूँ कि मैं साइन ऑफ x प्लस वाई में जो x है उसे पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दूँ अगर, तो मेरा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई ये टर्म बन जाएगा। अब पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई को मैं ऐसे लिखूंगी, पाई बाय 2 माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई, और साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई कितना होगा? कॉस ऑफ x माइनस वाई। तो अगर मुझे कॉस ऑफ x माइनस वाई ढूंढना है तो मुझे बस x को पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा और साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना होगा। तो बिल्कुल करके देख लेते हैं। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई बन जाएगा साइन x, मतलब साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस वाई, प्लस कॉस x मतलब कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन वाई। अब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस वाई एज इट इज, और कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन वाई एज इट इज। तो मुझे क्या समझ आया कि कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब मैं सीखती हूँ कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई हमने साइन ऑफ एक्स, सॉरी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब हमने साइन ऑफ एक्स माइनस वाई के लिए क्या किया था? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई में वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया था। तो अगर मैं कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई में वाई को रिप्लेस कर दूं माइनस वाई से, तो मेरा काम बन जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो आई एम रिप्लेसिंग माइनस वाई विथ माइनस वाई, मतलब वाई रिप्लेस्ड विथ माइनस वाई। काय में? कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई में। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस माइनस वाई, ये कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई के ही बराबर होता है। ये क्या होगा? कॉस एक्स कॉस वाई, ये होगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स
साइन वाई, और इस जगह पे वाई माइनस वाई था, तो जहाँ पे भी मैंने कॉस वाई और साइन वाई बोला वहाँ पे मैं कॉस माइनस वाई और साइन माइनस वाई लिख रही हूँ। तो कॉस माइनस वाई तो वाई का माइनस साइन खा जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई। अब साइन जो है वो माइनस नेगेटिव बाहर फेंक देगा, मतलब ये नेगेटिव बाहर, और साइन एक्स साइन वाई। तो मैंने अभी अभी देखा कि कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और जो कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई था वो भी इसी के जैसा दिखता था, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। मतलब अगर हम कॉस के लिए आंसर देख रहे हैं तो पहले दोनों टर्म कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के होंगे, अलग अलग आर्ग्यूमेंट वाले, अलग अलग एंगल वाले, और दूसरे दोनों टर्म साइन रेशो के होंगे, अलग अलग एंगल वाले। वैसा ही हमने x माइनस वाई में भी देखा, पर x प्लस वाई और x माइनस वाई में बस ये अंतर था कि x प्लस वाई की बात हो रही है तो आंसर में cos x cos y माइनस साइन x साइन y होगा, और x माइनस वाई की बात हो रही है तो आंसर में cos x cos y प्लस साइन x साइन y होगा। मतलब जो भी हमारा हम ढूंढ रहे हैं, मतलब अगर हम x प्लस वाई ढूंढ रहे हैं तो आंसर में माइनस आ रहा है, और x माइनस वाई ढूंढ रहे हैं तो आंसर में प्लस आ रहा है। साइन में क्या हुआ था, साइन एक्स प्लस वाई का आंसर था साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई का आंसर है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो साइन में यही साइन यहाँ पर आता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव यही वाला यहाँ पर आता है, और कॉस में इसका उल्टा यहाँ पर आता है। कॉस ऑफ 2x भी देख लेते हैं। कॉस ऑफ 2x मतलब कॉस ऑफ x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये क्या हो गया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब मुझे याद आ रहा है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हुआ करता था। ये तो बचपन में ही पढ़ लिया था हमने कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के बराबर होता है। तो मैं अगर इस cos स्क्वायर x को लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और अगर मैं साइन स्क्वायर x को लिख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मतलब मेरा जो cos 2x होता है वो या तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकती हूँ, या फिर मैं उसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं उसे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख सकती हूँ। जो भी हमारे क्वेश्चन के लिए सूटेबल होगा हम वो यूज़ करेंगे। इसमें से जो भी हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा होगा, जो भी हमें क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करने में हेल्प कर रहा होगा वो हम वो यूज़ करेंगे। तो ये तीनों सेम बातों के अलग अलग फॉर्म हैं, ये तीनों हमें पता होने चाहिए। अब मैं tan ऑफ x प्लस वाई देख लेती हूँ। tan ऑफ x प्लस वाई, जैसे हम tan x को क्या लिखते थे, साइन x अपॉन कॉस x, तो tan ऑफ x प्लस वाई कितना होगा, साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन कॉस ऑफ x प्लस वाई। इसको एक्सपैंड कर लेती हूँ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म तो हम याद रख नहीं सकते, इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म से क्वेश्चन सिंप्लीफाई तो होगा ही नहीं। इसीलिए मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को
cos x cos y से डिवाइड करने का सोच रही हूँ। हम करके देखते हैं, नहीं काम बना तो फिर से पीछे आ जाएंगे, कुछ और करके देखेंगे। तो sin x cos y प्लस cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y होल अपॉन cos x cos y माइनस sin x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y। टर्म्स को सेपरेट कर दिया जाए, sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y अपॉन cos x cos y अपॉन cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन cos x cos y। ये cos x से ये cos x कट गया, ये वो cos y से cos y कट गया, यहाँ cos x से cos x कट गया। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे सेम है, cos x cos y अपॉन cos x cos y इज़ 1। और यहाँ पे sin x अपॉन cos x हो जाएगा tan x, sin y अपॉन cos y हो जाएगा tan y। तो अब हम फिर से sin x अपॉन cos x को हर जगह tan x लिख देंगे और sin y अपॉन cos y को हर जगह tan y लिख देंगे। तो मेरा टर्म बन जाएगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। मैं साथ में लिख देती हूँ, tan of x प्लस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये मैंने अभी अभी डिराइव किया। इसे हम याद रखेंगे और इसमें हम y की जगह माइनस वाई डाल देंगे तो हमें tan of x माइनस वाई मिल जाएगा। तो फटाफट साथ में करते हैं, tan of x माइनस वाई मतलब tan of x प्लस माइनस वाई, वो हो जाएगा tan of x प्लस tan of माइनस वाई अपॉन 1 माइनस tan of x इंटू tan of माइनस वाई। तो tan है जो उसका एंगल अगर माइनस कर देते हैं तो वो माइनस को बाहर निकालता है या नहीं, वो नेगेटिव को बाहर निकालता है या नहीं, बिल्कुल निकालता है। कॉस और सेक को छोड़ के हर किसी का एंगल जब नेगेटिव कर दिया जाए तो वो एक नेगेटिव साइन बाहर फेंक देता है। तो tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो tan ऑफ माइनस वाई कितना होगा, माइनस tan वाई। तो ये बन जाता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। मतलब tan ऑफ x माइनस y था tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y के बराबर। यहां तक बात समझ आई? और tan ऑफ x प्लस वाई क्या था, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। मतलब अगर हम x प्लस वाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, बल्कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x tan y होगा। और अगर हम माइनस साइन की बात कर रहे हैं, अगर हम x माइनस वाई ढूंढ रहे हैं तो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स के बीच में माइनस साइन आएगा, जबकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan x tan y लिखाएगा। ये tan की दोनों आइडेंटिटीज क्लियर है। tan ऑफ 2x भी देख लेते हैं, विच इज़ tan ऑफ x प्लस x। तो ये क्या हो जाएगा, tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x। मतलब 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ से हमें पता चला कि tan ऑफ 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पे बहुत सारी गलती इन जगहों पर हो जाती है कि tan 2x
होता है 2 tan x अपॉन tan स्क्वायर एक्स, मतलब 2 अलग अलग पोजीशंस पे काफ़ी बार आ गया। tan 2x में एंगल ट्वाइस है, एंगल 2 से मल्टीप्लाइड है। 2 tan x में tan x पूरा का पूरा फंक्शन 2 से मल्टीप्लाइड है, और tan स्क्वायर x में tan की पावर 2 है। तो इनमें से कोई भी 2 अगर दूसरी 2 की जगह ले लेगा तो पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाएगा। तो tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये अच्छे से याद होना ज़रूरी है। अब अगर मैं इसको बाकी आर्ग्यूमेंट्स निकालूं इसको यूज़ करके, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाने के बाद मेरी ये वाली साइड आएगी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यूनिट्स, जिससे मैं बोल सकती हूँ कि साइन ऑफ 2x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और cos 2x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और फिर से sin 2x अपॉन cos 2x करके देख लेंगे तो tan 2x हमें मिल जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमने sin 2x और cos 2x के लिए दो अलग अलग तरीके से मतलब sin 2x को एक और अलग तरीके से लिखना सीख लिया और cos 2x को भी एक और अलग तरीके से लिखना सीख लिया। अभी तक हमने जो जो सीखा है हम वो एक साथ लिख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। पर अभी तक हमने 3x के एंगल्स नहीं देखे हैं। हम 3x के बस फॉर्मूला याद करेंगे तो वो काफ़ी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं sin 3x, cos 3x और tan 3x के अगर फॉर्मूला लिख देती हूँ तो उससे आप लोग बाय हार्ट कर लीजिए, उससे आप लोग याद कर लीजिए। sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब बस tan 3x के साथ आज की क्लास की छुट्टी हो जाएगी। तो tan 3x होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि 3 tan x माइनस tan क्यूब x को tan क्यूब x माइनस 3 tan x, डिनोमिनेटर में स्क्वायर आएगा 3 टाइम्स आएगा 2 टाइम्स आएगा, वो 2 tan क्यूब x है या 3 tan स्क्वायर x है। तो ऐसे छोटे मोटे कन्फ्यूजन्स ना हो, इसलिए अच्छे से ये सारे फॉर्मूले बाय हार्ट हो जाने चाहिए और इस पर हम प्रैक्टिस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि ये जब एक बार हम यूज़ कर लेंगे तो हमें याद रखना और आसान हो। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 2x और 3x। इन एंगल्स के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखे। साइन, कॉस और टैन हमने डिराइव कर लिया। 3x के लिए डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है और बाकी के तो हम रेसिप्रोकेट करके आंसर्स ले ही आएंगे। तो इन सब के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स देख लिए। मैं वो सारे के सारे एक और बार लिख देती हूँ ताकि आप और मैं साथ साथ में बोल पाए उन्हें, साथ साथ में उन्हें लिख पाए। अगर अपने आंसर्स मैच करते हैं तो वेल एंड गुड, हमारी आज की क्लास बहुत सक्सेसफुल रही। और अगर हमारे आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं या फिर हमें सारे के सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद नहीं आ रहे हैं तो हम उन्हें फिर से रिवाइज करेंगे, उन्हें फिर से देखेंगे। डेरिवेशन याद करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, डेरिवेशन बस समझ आनी चाहिए, डेरिवेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो डेरिवेशन आप लोगों को याद होनी ही चाहिए। बस जो 12 फॉर्मूले हैं जो अभी अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले साइन ऑफ x प्लस वाई क्या होता था, साथ में बोलेंगे, साथ में लिखेंगे। साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। कॉस ऑफ x प्लस वाई क्या होता था,
cos x cos y माइनस sin x sin y। tan ऑफ x प्लस वाई क्या होता था? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। x माइनस वाई के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर आती हूँ। साइन ऑफ x माइनस वाई बोलिए जल्दी। साइन x cos y माइनस cos x sin y। cos of x माइनस वाई cos x cos y प्लस sin x sin y। tan of x minus y tan x minus tan y whole upon 1 plus tan x into tan y। 2x के फॉर्मूले। sin 2x एक तो था 2 sin x इंटू cos x, और फिर हमने एक और तरीके से इसको लिखा था, वो क्या था? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x को भी हमने काफ़ी तरीक़ों से देखा था। एक तो था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या फिर हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसे हमने एक और तरीके से देखा था 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। है कि नहीं? तो cos को हमने 4 तरीकों से लिखना सीखा था और sin को हमने 2 तरीकों से लिखना सीखा था। tan 2x क्या था? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और 3x के हमने सिर्फ फॉर्मूले याद किए। साइन 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और tan 3x कितना होता है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। कितने फॉर्मूले याद कर लिए हमने? साइन, कॉस और tan फॉर x प्लस वाई, x माइनस वाई, 2x एंड 3x। ये हो गए हमारे अभी तक 12 फॉर्मूले। ये 12 फॉर्मूले आप लोगों को बाय हार्ट होने चाहिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये 12 फॉर्मूले अगर अच्छे से याद होंगे तो बहुत सारे JEE लेवल क्वेश्चंस इनसे बन जाते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट था आज की क्लास में? ये 12 फॉर्मूले बाय हार्ट होना। ये सिर्फ मैथ्स में ही आगे नहीं, ये फिजिक्स वगैरह में भी काम आते हैं। रक्षित ने आपको लिखवाए होंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैथ्स में भी ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में भी ये वाला एप्लीकेशन यूज़ कर लेते हैं। और कई बार हमें किसी स्टेप में अगर ये फॉर्मूले नहीं आते हों तो हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन के साथ, इसलिए ये फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए। अगली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंस और इनका प्रोडक्ट ये स्टडी करने वाले हैं। तो अभी तो हमने एंगल के ऊपर ऑपरेशंस लगाए थे, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर भी ऑपरेशन लगाएंगे। फिर हम डोमेन और रेंज देखेंगे। डोमेन और रेंज ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो अभी अपन जिस पार्ट से डील कर रहे हैं वो है मेजर 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री।
तो अभी आप इस पे फोकस करिए। इसके क्वेश्चंस अपन अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से। एक तो फॉर्मूले कब कहाँ पे अप्लाई करने हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और दूसरा कि हमें फॉर्मूले अच्छे से याद रहने लग जाएंगे। अभी तो आप इसे याद कर रहे हैं, बट बाद में आप लोगों को वो अंदर जैसे फिक्स हो जाएंगे आपके। तो ये सारे आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। इन सबको, ये जो 12 फॉर्मूले हैं इन सबको कहीं नोट डाउन करना चाहें तो वैसे कर लें, पर ये 12 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको एक पेपर पे लिखकर अपनी टेबल के सामने चिपका दीजिएगा। इसे रोज़ पढ़िएगा ताकि ये अभी अच्छे से याद हो जाए। और ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट था जिसे हमें याद करना होगा, पर इसे याद करना ज़रूरी है। रही डेरिवेशंस की बात, तो मैं एक बार कह चुकी हूँ कि वो याद होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो याद होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो बस आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैंने डेरिवेशंस एक बार मेरे 11th स्टैंडर्ड में करी थी और एक बार आज करी है। तो डेरिवेशंस का मुझे कोई यूज़ नहीं आया, पर मुझे डेरिवेशंस आती थी, इसलिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल गई। तो आपको डेरिवेशन समझ आनी चाहिए, हम वहाँ तक कैसे पहुँचे आपको वो पता होना चाहिए। बाकी डेरिवेशंस याद करने का लोड मत लीजिए, ये 12 फॉर्मूले याद करके आइए। जो भी हमने इसकी पिछली क्लास में पढ़ा था और उसके पिछली क्लास में पढ़ा था उन सबको भी रिवाइज करते रहिए ताकि वो छूट ना जाए, उनमें से कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, कोई भी पार्ट छूट ना जाए। हम इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कुछ जेई लेवल आइडेंटिटीज़ या फिर कुछ जेई लेवल कंसेप्ट्स जो यहाँ पे कवर हो सकते थे वो मैंने अभी यहाँ पर इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि उनकी मैं एक एक्स्ट्रा जेई लेवल की क्लास अरेंज कर लूँगी जिसमें हम बहुत सारी जेई लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, और जो कुछ एक आइडेंटिटीज़ है जो अभी तक आपको नहीं पता होंगी वो बता दूँगी। जैसे मैंने लॉग के लिए भी अलग एक क्लास डिवोट कर दी थी, वैसे ही हम इसके लिए भी कर लेंगे और आगे आने वाले हर टॉपिक के लिए कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल भी किसी पार्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब हम हैंडल कर लेंगे, वो सब हमारे ऊपर है और बहुत कन्वीनियंटली आपका पूरा कोर्स इन टाइम पूरा करवा दिया जाएगा। फ़िलहाल आप लोगों को क्या काम करना है, ये 12 फॉर्मूले याद करना है। NCERT की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 तक कंप्लीट कर ही लेना है एट एनी कॉस्ट। और कोई भी रेफरेंस अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ रहे हैं तो उधर जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं, कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है अपने नोट्स में ऐड करना है। कोई अगर आपको पार्ट समझ नहीं आता है हमें टेलीग्राम पर भेजना है। और अगर आपको इनमें से जो अभी तक अपन ने पढ़ा है इनके लिए कोई क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो वी विल गो अहेड एंड प्रोसीड टू प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद हम हमारी थियोरी आगे बढ़ाएंगे और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गुड day, take care, peace out. These my dance make it hurt.